बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। 12 जनवरी से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। 5 मैचेस T20 के खेले जाएंगे और पाकिस्तानी टीम इस वक्त भरपूर तौर पर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है ऑकलैंड में, और साथ साथ जो पहला T20 मैच खेला जाएगा उस पर अब क्या रद्द-बदल होता दिखाई देता है, क्योंकि शाहिनशाह आफरीदी पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत करेंगे और साथ साथ क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक जो टीम है उसमें 17 रुकनी स्क्वाड में 6 ओपनर बतौर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे अपने शो के अंदर, और साथ साथ वहाब रियाज के हवाले से भी बड़ी खबरें गर्दिश करती दिखाई दे रही हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जाफ़र हुसैन साहब, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। साथ साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब है जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और फिर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केप टाउन टेस्ट के हवाले से, जहां पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर 1.5 दिन के अंदर वो टेस्ट मैच का फैसला हुआ। बहुत सी चीज़ें अब उसकी विकेट के हवाले से भी सामने आ रही हैं और साथ साथ आईसीसी ने भी उस पर बाकायदा एक्शन ले लिया। जाफ़र हुसैन साहब क्या कहेंगे उस टेस्ट मैच के हवाले से जो महदूद कह सकते हैं कि सबसे महदूद टेस्ट क्रिकेट हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह वो 2 दिन में ख़त्म हो गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच, तो सबकी नज़रें उस मैच पे लग गई थी कि एक दिन में आपकी जो है ना कोई 25-30 विकेटें जो है ना, 23 विकेटें पहले दिन, 23 विकेटें पहले दिन, और उसके बाद जो है ना आपके दोनों दिन मिला के 1.5 दिन। तकरीबन, हाँ, आपकी 33 विकेटें आपकी गिर जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अजीब सूरत हाल थी और इसको देखने के लिए अच्छी बात है कि आईसीसी ने अपनी निगाहें मरकूज़ की हुई थी और इस पिच का मुआयना किया गया है, और उसके बाद जो है ना इस बात पे एक ये समझ लें कि जो कहानी हुई थी, जिस तरह एक पूरे एक दुनिया में ही, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे क्रिकेट के हलकों में जो है ना एक अजीब सी सूरत हाल थी कि एक मैच 2 दिन में कैसे ख़त्म हो सकता हो। ये तो बिल्कुल एक रिकॉर्ड हो गया था। बड़े बड़े बैटर्स यहाँ पे खेल रहे थे, बड़े बड़े बॉलर्स यहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे, तो इस तरह की सिचुएशन होना और ये रिकॉर्ड बन जाना एक अजीब सी सूरत हाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिकेट जो है वो, टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो एक तरह से जो है ना वो दम तोड़ जाएगी, क्योंकि इस तरह की विकेटें जब होंगी तो ऑब्वियसली जो है ना वो क्रिकेट का जो हुस्न है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ऐसा आमतौर पे कभी कभार ही हो जाता है, लेकिन पिच के ऊपर जो रिपोर्ट की जाती है, वो जो पिच होती है जिसमें मैच खेला जा रहा होता है, उसको जो है ना आईसीसी ने जो है ना वो कह दिया कि ये म्यारी पिच नहीं थी जिस पे ये मैच खेला गया। तो उसके खिलाफ जो है ना, उस पिच के खिलाफ मेरे ख्याल में तहकीकात जारी हैं और जितने लोग थे उसमें जो क्यूरेटर वगैरह थे उनसे बातचीत जारी है। अच्छा, साथ साथ कौमी वीमेंस टीम के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि काफ़ी आप रिसर्च कर रहे हैं कौमी वीमेंस टीम के हवाले से। क्या कहेंगे वीमेंस टीम के हवाले से? देखिए, वुमेंस टीम के चीफ सेलेक्टर सलीम जाफ़र ने अनाउंस तो कर दिया। आपको पता है कि मुल्क की सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश में, श्रीलंका की और पाकिस्तान की। तीनों टीमें जो है ना वहाँ पे मुकाबला करेंगी। लेकिन ये तो खैर एक बात की बात है, लेकिन इस टाइम पूरे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो अच्छी बात है कि एक सही रुख इख्तियार कर चुकी है, जहाँ पे आपके मेन टीम जो है ना वो ऑकलैंड में है, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे T20 मैचेस खेलेगी। फिर वुमेंस को भी मसरूफ़ कर दिया। इसके अलावा अगर आप सारे वेन्यूज़ पे देखें पूरे पाकिस्तान के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर आप देखें तो ख़वातीन की क्रिकेट जो है ना वो गाहे बगाहे जो है ना वो परवान चढ़ रही है और ख़वातीन क्रिकेटर्स जो है ना वो सामने आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनाई हुई हैं। उनको एक आपको पता है स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में ख़वातीन का क्रिकेट में आना एक मुस्बत अहवाल इशारा है। नज़र आ रहा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, 12 जनवरी से जो है T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 5 T20 मैचेस हैं। शाहिनशाह आफरीदी पहली दफ़ा क़यादत करेंगे, लेकिन उनको क़यादत के साथ साथ थोड़े से मसाइल ये पेश आ रहे हैं कि क्योंकि टीम के साथ है 17 रुकनी स्क्वाड के साथ 6 ओपनर इस टीम में शामिल हैं। रिजवान, अब बहुत सी बातें ये भी आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा स्लो रिजवान और बाबर खेलते हैं T20 के अंदर। शुरू के ओवर्स गो के उनकी विकटें महफूज रहती हैं, लेकिन अब हमारे पास फ़खर जमान मौजूद हैं, साइम अय्यूब मौजूद हैं, फिर साहबजादा फरहान बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हैं। और साथ साथ फिर अब क्योंकि अब टीम के अंदर जहां पर 6 अगर हम देखें तो ओपनर्स है, तो 4 विकेट कीपर भी टीम के साथ मुंसलिक हैं। तो टीम जो है फाइनल 11 जो है स्क्वाड, आप समझते हैं कि करने में जो है शाहिनशाह आफरीदी को भी थोड़ी सी परेशानी होगी? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें ये शाहिनशाह अफरीदी का जो है ये पहला इम्तिहान है, और पहले इम्तिहान में उन्हें जो टीम मिली है
उसमें उनके लिए समझो प्रॉब्लम तो खड़ी है। जिस तरीके से इंट्रो में आपने कहा 6 तो ओपनर हैं, 4 विकेट के बैट्समैन हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो पहला मैच होगा, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए शाहिन अफरीदी को जो है अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतों को बरकरार लाना होगा। और लग यही रहा है कि जिस तरीके से आपने बात की कि रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करते थे, तो उनसे यही हमेशा से यही था कि वो रन रेट और स्ट्राइक रेट जो बढ़ाते नहीं थे, आखिरी में जाके जो है विकेट संभाल के रखते थे, आखिरी में जाके खेलते। लेकिन अब जो T20 और खासकर न्यूजीलैंड में हो रही है, ये और एडवांस हो गई है। तो आपको नंबरों में शफलिंग करनी पड़ेगी, चाहे आपको बाबर को नीचे लाना पड़े, क्योंकि साइम अयूब एक ऐसा आपके पास ओपनर है जो बिल्कुल सुपर फिट है इस फॉर्मेट के लिए T20 के। और फिर अगर आप देखें तो फखर जमान भी है। अगर बाबर आजम की जिस तरीके से फॉर्म लगी हुई है, तो मैं नहीं समझता कि बाबर और रिजवान के साथ ही शहनशाह अफरीदी जाएंगे। मुझे लगता है कि एक नया कॉम्बिनेशन जो है इस सीरीज के पहले मैच में हमें नजर आ जाएगा, जिसका रिजल्ट अगर सही आ गया तो मकसद ये कामयाब हो जाएगा ये कॉम्बिनेशन, नहीं तो ये है कि फिर आपको पुराने पर आना पड़ेगा। और ये शाहिन अफरीदी आपको पता है कि पहले भी जिस तरीके से इसने कायदाना सलाहियतों से लाहौर कलंदर को 2 बार PSL का चैंपियन बनवा दिया है, तो इनकी जो सलाहियतें हैं उसमें तो खुलकर सामने आ दी। लेकिन ये जो है नेशनल टीम के साथ वो कैप्टनशिप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि शहनशाह अफरीदी का जो है इसमें बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है। बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। जाफर हुसैन साहब, बात कर लें थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर के हवाले से भी। और मिडिल ऑर्डर में आजम खान है, इफ्तिखार अहमद है और साथ साथ हसीबुल्ला। अब 3 में 2 तो कम अज़ कम इफ्तिखार अहमद एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुस्तकिल टीम के मेंबर हैं, लेकिन 2 में आप समझते हैं कि टाई रहेगी हसीबुल्ला और आजम खान, और दोनों ही विकेट कीपर हैं। और मैनेजमेंट अब ये इससे कबल भी बहुत से बयानात आए हैं कि खासकर अगर आजम खान खेलेंगे तो वो विकेट कीपिंग करेंगे, रिजवान एज ए बैटर खेलते दिखाई देंगे। आपके सवाल से मुझे लग रहा है कि बाबर आजम को बिल्कुल आपने टीम से निकाल दिया है। नहीं, निकाला नहीं है बाबर आजम को। हसीबुल्ला की कोई जगह नहीं बनती इस टीम में, ठीक है। आप देख रहे हैं क्योंकि अगर आप आजम खान से जा रहे हैं, आजम खान ऑब्वियसली जाएंगे, और उसके अलावा आपके रिजवान वाइस कप्तान है, अब तो वो भी नहीं हट सकते। तो कप्तान, वाइस कप्तान और आपका जो है ना विकेट कीपर होने के नाते मेरे ख्याल में हसीबुल्ला की तो जगह बनती ही नहीं है। यानी मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम ने टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस नहीं किया तो शायद हो सकता है कि 1 से 2 T20 मैचेस में शुरू में उनका इंतखाब पे गौर ना किया जाए 11 रुकनी स्क्वाड के लिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है T20 फॉर्मेट बिल्कुल अलग है और आपका टेस्ट फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। तो मेरे ख्याल में वही टीम जो आपसे 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो खेलती रही है, जिस तरह ओपनर की बात हो रही है कि ओपनर जो है ना वो रिजवान होंगे, उनके साथ कौन होगा, बाबर होंगे या कौन होगा, मेरे ख्याल में साइम अयूब होंगे जो उनके साथ ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे फ़खर होंगे, उसके बाद बाबर आजम होंगे, और उसके नीचे जो है ना आपके इफ्तिखार और आजम वगैरह जो है ना ये साथ साथ। साहबजादा फरहान 492 रन नेशनल T20 में स्कोर किए हैं, 5 साल बाद टीम में वापसी हुई है, किसी जगह पे आप उन्हें फिट होता हुआ देख रहे हैं? एज ए ट्यूरिंग तो उनके लिए ठीक है, टूर उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टीम में उनकी कोई जगह बनती है। अगर आपकी, हाँ वो एक अलग बात है कोई इंजरी हो जाए या कोई ऐसा मौका हो कि भाई ठीक है चांस भी देना है, अगर हम सीरीज़ जीत रहे हैं तो अभी तो सीरीज़ जीतने पे जाएंगे पाकिस्तान। और ऑब्वियसली शाहिन अफरीदी हैं, एग्रेसिव कप्तान हैं, और कोशिश करेंगे कि वो अपनी टीम को उसी तरीके से लड़ाएं जिस तरह वो लड़ाते रहे अपने लाहौर कलंदर को। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होगा, और जिस तरह कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें आपको बता दिया मैंने कि किस तरीके से जो है ना वो 5वें नंबर पे इफ्तिखार और आजम की एक टाई है, आगे पीछे होंगे दोनों। उसके बाद जो है ना आपके असल जो रोल होगा वहाँ पे बॉलर्स का होगा, जिस तरह हमारी बॉलिंग जो है ना वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी आउट क्लास की, तो लेकिन हमारे बैटर्स नहीं चले। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है ना वो T20 फॉर्मेट है, तो उसमें उन्हीं को खिलाएगा कप्तान शाहिन अफरीदी, जिस पे उनको ज़्यादा एतमाद होगा और जो एग्रेसिव खिलाड़ी होंगे। तो मेरे ख्याल में यही खिलाड़ी हैं जो कि एग्रेसिव भी खेलते हैं और सिचुएशन के हिसाब से भी खेलते हैं। इसमें इस टीम के अंदर इमरान अनफिट हुए और फिर 17 रुकनी स्क्वाड के अंदर हमने देखा मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल कर लिया गया है। टाई की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद नवाज और उसामा मीर में भी टाई है। जावेद साहब, आप समझते हैं किसको तरजीह दी जाएगी? मोइन भाई देखिए, नवाज की जो परफॉर्मेंस है इससे पहले, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि उनका तो टीम में नाम ही पता नहीं कैसे आ गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो नवाज बिल्कुल मिसफिट है। उसामा मीर ठीक है, उसामा मीर बहुत अच्छा, आपको पता है आपके पास स्पिनर की बिल्कुल काल पड़ा हुआ, तो उसामा मीर ने आकर वो खला पूरी किया है, तो उसामा मीर के साथ ही जाना चाहिए। और उसामा मीर की भी जगह मुश्किल नजर आ रही है, जिस तरीके से हमारे पास ऑलराउंडर आ गए हैं।
अब देखें ना आप, अपने जैसे अभी जाफर भाई कह रहे थे कि आप बाबर आजम की तो जगह ही नहीं बन रही, जिस तरीके के आपके पास प्लेयर हैं, अगर चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पर वो आते, वो तो उनका गेम ही नहीं है बाबर आजम का। तो ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल बन गई। और जिसने परफॉर्म किया, सिलेक्टरों ने उठा के चांस तो सबको दे दिया, लेकिन अब जब तक आपका मैच नहीं होता, आप कॉम्बिनेशन लेकर नहीं जाते, तो जब तक हमें और आपको भी समझ नहीं आएगी। अब रिजवान जो है अगर कीपिंग करता है तो फिर कीपर की जगह तो फिल कर देगा, लेकिन ये कि रिजवान एज ए बैट्समैन और नायब कप्तान है, तो मैं यही चाहूंगा कि आजम खान से कीपिंग करा के एज ए नायब कप्तान वो टीम में शामिल हो एज ए बैट्समैन। क्योंकि आपको पता है उनके तकरीबन 85 T20 में 27-28 रन कर चुके हैं, और 25 तो 50 कर ली उन्होंने, एक सेंचुरी भी की हुई है। तो रिजवान तो आपको पता खेलेगा, लेकिन अब ये जो 11 रुकनी दस्ता उतार रहे हैं, ये बहुत चैलेंजिंग होगा। चले, चैलेंजिंग की बात हो रही है, एक और चैलेंजिंग जाफर हुसैन से भी बात कर लेते हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के हवाले से वसीम जूनियर टीम के साथ हैं, साथ साथ अगर हम देखें तो आमिर जमाल अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी आमिर जमाल ने अब टीम में, क्योंकि वसीम जूनियर ने लास्ट है वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आप समझिए यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी टाई नजर आ रहा है। नहीं देखें, आमिर जमाल ने तो आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके दोनों में टाई होगा। अब आप देखें अब्बास आफरीदी भी हैं उसमें, मीर हमजा भी हैं, तो टाई जमान खान है, तो ऑब्वियसली देखें आपका जो मैन, आपके जो बॉलर्स हैं वही खेलेंगे। और रह गई बात आपके जो है ना वो मिडिल ऑर्डर पे और आपके टेलेंडर्स पे, जो स्पिनर्स का रोल होता है उसमें तो जाएंगे नवाज के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उसको वो छोड़ नहीं सकते। वो T20 का कहा जाता है कि स्पेशलिस्ट है, लेकिन अब पिछले 2 सालों से तो हमें उसकी कोई स्पेशल चीज़ थोड़ी नजर सी नहीं बात हम जमान खान के हवाले से कर लें। लास्ट उन्होंने जो लीग खेली अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और काफ़ी मुतासिर किया है उन्होंने अपनी बॉलिंग से, और डेड ओवर बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। शाहिनशाह आफरीदी को उन पर बड़ा कमान हासिल है कि उनको बड़ा अच्छे कंट्रोल और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लाहौर कलंदर्स की तरफ से बॉलिंग भी करती हुई दिखाई दी है। जमान खान यहाँ एतमाद हासिल करते दिखाई दे रहे हैं आपको, जमान खान शाहिनशाह आफरीदी का। लेकिन चांस बन सकता है और खिलाना भी चाहिए। आपको पता है कि नसीम शाह के बाद राइट हैंडर बॉलर्स जो है ना हमारे पास इतना अच्छा नहीं है। जमाल के बाद देखें, जमाल के साथ कोई ना कोई एक राइट हैंडर्स तो होना चाहिए ना आपके लिए। अब वसीम जूनियर को एक दफ़ा आप पहले मौका दे चुके हैं, उनकी लाइन और लेंथ एक अलग स्टाइल की है। तो मेरे ख्याल में जमान जो है ना वो एग्रेसिव है, और आपको मालूम है कि जो कप्तान है वो एग्रेसिव को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में जमान खान पे ज़्यादा वो रिलाई करेंगे कि उसको खिलाएं और इसके बदले में जो है ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस लें। तो मेरे ख्याल में अभी जो कॉम्बिनेशन बना हुआ 3 फास्ट बॉलर ही होंगे, जिसमें एक स्पिनर होगा, स्पिनर भी आपका वही होगा आपका जो नवाज है। इफ्तिखार अहमद से स्पिन करवाएंगे। नवाज की आप कैसे कह रहे हैं? नवाज की तो जाफर भाई मुझे तो जगह ही नहीं बनती नजर आ रही टीम में। अगर आपने लेना है तो आप उसामा मीर के साथ चले जाएंगे, इफ्तिखार अहमद है आपके पास। देखिए पिछले 2-3 सालों में जो है ना बड़ी साहब के इसमें कोई स्पेशलिस्ट अपनी जगह पे नहीं खेला है। अगर आप कोई भी मैचेस उठा के देख लें तो सबको एज जिसको हम कहते हैं ना रेलू कट्टा, उनको ही खिलाया गया, उनसे यही परफॉर्मेंस ली गई कि ये बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा। तो इस टाइम अगर आप टीम का एक तज्जिया करें तो उसमें वही खिलाड़ी, जिस तरह आपने विकेट कीपर का कह दिया, 3-3 आपके विकेट कीपर हैं, 3-3 आपके बैटर्स हैं, इसी तरह आपके बॉलर्स भी जो है ना वो एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, इसी तरह आपके स्पिनर्स जो है ना वो भी ऑलराउंडर खेल रहे हैं, और आपके बैटर्स भी जो है ना वो भी ऑलराउंडर खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मिक्स एंड मैच बना हुआ है जो कि, और T20 में होता भी इसी तरीके से है कि आपके जो है ना वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से जो है ना आपसे परफॉर्मेंस ली जाती है। तो मेरे ख्याल में एक स्पेशलिस्ट आपको जो है ना वो लाजमी खिलाना पड़ेगा आपको। जितने भी हैं आपके, जिस तरह बात करें भट्टी साहब के, स्पिनर का जो स्पेशलिस्ट होता है वो अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर भी आपको मुश्किल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पहली दफ़ा क़यादत कर रहे होंगे शाहिनशाह आफरीदी, कितना प्रेशर होगा उन पे? ऑब्वियसली होगा प्रेशर। देखें प्रेशर आपके अगेंस्ट कौन सी टीम है, आपके अगेंस्ट आपके एक वर्ल्ड क्लास टीम है, न्यूजीलैंड है आपके खिलाफ। तो मेरे ख्याल में और उनके होम सीरीज़ है, तो वहाँ पे मुकाबला करना और उन विकेटों पे मुकाबला करना है जो कि बहुत ही फास्ट मानी जाती हैं। वहाँ की क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मेरे ख्याल में एक चैलेंजिंग सीरीज़ होगी उनके लिए, शाहिनशाह आफरीदी के लिए। और इससे पहले भी अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो जिस तरह लाहौर कलंदर की वो कप्तानी करते रहे हैं, तो वो कोई इतना प्रेशर लेता नहीं हो। बड़ा अच्छा उन्होंने जो है ना अपनी टीम को चलाया, और पिछले 2 सालों से आपको मालूम है कि टीम चैंपियन बनती हुई आ रही। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कप्तानी का वो चले, चैंपियन की बात हुई है, थोड़ी सी चैंपियनशिप में उनकी हमने बॉलिंग देखी है कि वहाँ पर जो है लाहौर कलंदर्स को बड़ा सपोर्ट मिलता था, खासकर उनकी बॉलिंग से। फिर उनके साथ हारिस रऊफ थे, जमान खान थे,
फिर अगर हम देखें तो ओवरऑल वहाँ पर डेड ओवर में जिस तरह वो जमान खान का यूज़ कर लेते थे, हारिस रऊफ़ को वो बाद मौके पे लेकर आ जाते, ब्रेक थ्रू मिल जाता था, खुद वो आकर ब्रेक थ्रू दिला दिया करते थे। तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो थोड़ी बहुत चलती दिखाई दी, लेकिन बैटर्स नाकाम हुए। यहाँ आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि रिदम अगर देखें तो हारिस रऊफ़ भी 140-45 की रफ्तार से बॉल करते हैं, शहनशाह आफरीदी भी इसी रफ्तार से बॉल करते हैं। कुछ बॉलें ज़रूर है जो है जमान खान की भी 45 से 50 पे 150 पे क्रॉस कर जाती है। तो एडवांटेज आप समझ रहे हैं यहाँ पर इन बाउंसी विकेटों पे इन बॉलर्स को भी हेल्प आउट होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल मोइन भाई, वहाँ देखिए हमारे प्लेयर सारे ऑस्ट्रेलिया से आए, अभी बिग बैश खेल कर आए, जमान और हारिस। देखिए ये दोनों डेथ ओवर्स के बेहतरीन बॉलर्स हैं। आपको पता है कि माजी में भी हारिस रऊफ ने आपको रिजल्ट दिया है, और जिस तरह लाहौर कलंदर में जमान खान डेथ ओवर्स कराता था, तो शहनशाह अफरीदी देखे इन दोनों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा, और उसकी कोशिश होगी कि दोनों ही टीम में शामिल हो। और अब देखिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, और अगर स्पिन का शोबा है, मैं ये चाहूँगा स्पेशलिस्ट एक स्पिनर तो लाजमी टीम में होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो है चाचा इफ्तिखार अहमद की शक्ल में मौजूद है। असल मसला ये है कि हमारी अगर बैटिंग क्लिक करती है तो हम T20 में और न्यूजीलैंड में जो है हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वहाँ 15 मैच हुए हैं, जिनमें से 8 मैच पाकिस्तान ने जीते और न्यूजीलैंड ने 7। ओवरऑल 34 में से हम 20 मैच जीते हुए हैं। तो इसका भी शहनशाह अफरीदी को एडवांटेज होगा, क्योंकि हम जो है जीत के उसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से नीचे नहीं, हम जीत में ऊपर ही आ रहे हैं। तो हमने 8 जीते, उन्होंने 7 जीते न्यूजीलैंड में, और टोटल हमने जो 34 में से 20 मैच जीते हुए, तो इसका एडवांटेज भी कप्तान को हासिल होगा। चलें एडवांटेज की बात है, हमने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एडवांटेज की बात की है, और कुछ मौके पे शायद पाकिस्तानी बैटर्स टारगेट अगर चेस कर लेते तो शायद तारीख भी रकम हो सकती थी। तारीख यहाँ पर कैसी बदलती दिखाई दे रही है आपको जाफर साहब T20 में? देखिए T20 की तो हमारी आपको पता है वर्ल्ड क्लास टीम है, हम फाइनल खेले हुए हैं, हम एशिया कप का जो है ना वो भी जीत चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो टीम है T20 की हमारी परफेक्ट टीम है, और आगे वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो ये उसी के सीरीज़ का जो है ना एक समझ लेंगे एक तसलसल बनने जा रहा है। और प्रैक्टिस मैचेस आप ये कह सकते हैं कि टीम की जो तश्कील 9 है वो इस सीरीज़ से बनेगी, और मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मैचेस भी नहीं है, 15 या 16 मैचेस हैं तो ये वर्ल्ड कप से पहले। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एक ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान टीम को जो है ना एक ये वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम को बनाने के लिए कप्तान को जो है ना अपना बोझ उठाने के लिए किस तरीके से टीम को आगे लेके चलना है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी ये सीरीज। चलें अगर हम न्यूजीलैंड टीम की बात कर लें जावेद साहब है, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अच्छे T20 प्लेयर्स हैं, और वहाँ अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की है उसमें ऐसा लगता है कि कुछ जूनियर्स को उन्होंने ज़रूर शामिल किया है इस सीरीज़ के अंदर। कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप होना है, तो इस विकेट को देखते हुए उन्होंने इसी तर्ज पर अपने प्लेयर्स बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमने अपने पाकिस्तान ने जो अपने स्क्वाड का ऐलान किया, हमने जो उसी तनाजुर में टीम का अनाउंस की है, क्योंकि आगे 5 महीने बाद वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो उसी तनाजुर में न्यूजीलैंड ने भी अपने वही प्लेयर उतारे हैं जो मुस्तकबिल में जो है उन्होंने पता है कि आगे चल के उन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। तो वो जैसी हमारी टीम वैसी होने की, और उनके सीनियर और जूनियर का मिलाप है। और हमारे भी जाफर भी ज्यादातर लड़के जो हैं जूनियर भी लड़के भी शामिल हुए, जिनका पहला टूर होगा। तो ये परफॉर्मेंस देखिए न्यूजीलैंड हमारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि ये जो सीरीज होगी इसको आप वर्ल्ड कप के तनाजुर में देखेंगे तो दोनों टीमों के लिए बराबर है। इसको लेकर आगे जाना है, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को चांस दिया, हमने अपने प्लेयर्स को चांस दिया, और इस दफा पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल होगा कि ये जो अपना वहां कॉम्बिनेशन बन जाएगा, उसके बाद जो बेंच स्ट्रेंथ होगी वो आपकी मजबूत होगी। देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान होगा ना इसका, वो नुकसान होगा जूनियर्स का। जिस तरह बात कर रहे हैं भट्टी साहब के न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो अपने जूनियर्स का जो है ना बड़ा मौका देते हैं खेलने का, और बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी टीम का खिलाते हैं। अब मसला ये है कि हम अपने खिलाड़ियों को खिलाते नहीं, लेके तो जाते हैं सीरीज में,
लेकिन हम टूर करवा के वापस ले आते हैं। तो ये कप्तानी के लिए जो है ना एक बड़ा चैलेंजिंग सीरीज होगी कि कप्तान जो है ना वो नए खिलाड़ियों पर किस तरह एतबार करता है, किस तरह मैदान में उतारता है, आए उतारना भी चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए, या उसी टीम से जाना चाहिए जो कि पिछले 2-3 साल से खेल रही है। तो मेरे ख्याल में कप्तानी को जो है ना ये कप्तान को देखना पड़ेगा कि जितने नए खिलाड़ियों को लेके गए उनको जो है ना गाहे बगाहे किसी न किसी को आजमाएं, ताकि पता चले कि हमारी टीम में नया खून जो है ना वो किस तरह का है। बड़ी बातें जाफर साहब हो रही है, आजमाने की भी आप बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं जो पेयर बना हुआ था 3-3.5 साल से बाबर और रिजवान का, इस पेयर को भी अब तोड़ देना चाहिए, आजमाना चाहिए अब नौजवान, क्योंकि 6 ओपनर आपके साथ हैं और तमाम ही T20 फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फ़खर से लेकर आप साहबजादा फरहान तक। लेकिन जिस तरह आज का प्रैक्टिस सेशन हुआ है वहाँ पे तो नई बॉल से जिसने बैटिंग की है वो रिजवान ने बैटिंग की है और साइम अयूब ने बैटिंग की है। तो उससे जाहिर हो रहा है कि जो ओपनिंग पेयर बनेगा वो अब बाबर आजम जो है ना वो मेरे ख्याल में चौथे नंबर पे आ जाएंगे, और शुरू में जो है ना वो पहले 2 जो खिलाड़ी होंगे ओपनर जो होंगे वो रिजवान होंगे और साइम अयूब होंगे, फिर फ़खर होंगे और उसके बाद बाबर। आपने बाबर की बात की है, बाबर अगर 2 डाउन खेलेंगे, आप समझते हैं कि वो इस क्लास के प्लेयर हैं T20 के अंदर, जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं कि बिल्कुल उस नंबर बिल्कुल पर देखें आपके कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो आपके T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, आपको ये जो पोजीशन होती है ना चौथे नंबर और 5वें नंबर की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस पे खास कर बैट्समैन चाहिए होता है आपको जो रुक कर भी खेले और जहां पे रन्स बनाने हो वहां पे रन्स भी बनाते रहे और उस रन्स को बढ़ाते रहे। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के अलावा कोई इस पोजीशन के लिए मुझे कोई दूसरा बैट्समैन दिखाई जावेद साहब क्या कहेंगे इस पर? लेकिन जाफर भाई जिस तरीके से देखिए ये T20 है, आपको पता है आप मौका महल की मुनासबत से जो ना प्लेयर चाहिए होता है। अगर आपको रन रेट ज्यादा रिक्वायर्ड है, ज्यादा रन चाहिए कम बॉलों पे, तो मैं नहीं समझता कि वहां आप बाबर से वो काम ले सकेंगे। आपके पास जो नए हैं जैसे आजम हो गया, साहबजादा फरहान हो गया, फखर जमान हो गया, अगर इनको आप देंगे तो ये आपको वो चीज दे देंगे। मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से बाबर आजम जो आपको पता वो किताबी क्रिकेट खेलता है, उसको ये जल्दी वाला और ये लट मार वाला गेम तो आता नहीं है। तो मैं नहीं समझता अगर चौथे नंबर पे उनकी पोजीशन आती है तो आपको पता सिचुएशन से के हिसाब से प्लेयर भेजने होंगे, तो वहां मैं तो मिसफिट देख रहा हूं। चले वो देख रहे हैं फ़खर की बात कर लें तो फ़खर और साइम पे एक एडजस्ट होते हुए प्लेयर लग रहे हैं, आप रिजवान को भी तो नीचे ला सकते हैं। देखिए रिजवान का सिलसिला ये है कि वाइस कप्तान बना दिया गया है और रिजवान के जो आपको मालूम है कि ओपनिंग वो करते रहे T20 में, तो मेरे ख्याल में उनको अगर करवा रहे हैं कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, वो पहले भी करते रहे और अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहें। और अगर आप टेस्ट मैचेस में भी देखें तो टेस्ट मैच में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, ऐसी बात नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, वो कि किसी की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी बैटर्स की, लेकिन उनकी इतनी बुरी नहीं थी कि हम ये कह सकें कि भाई इनको T20 में जो है ना आप इनको मौका ना दें या इनको ओपनर ना भेजें। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे बैटर्स हैं और अच्छा एक स्टार्ट लेते हैं, दायरे में आपको जो है ना राइट और लेफ्ट का आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर आप समझ रहे हैं कि रिजवान की जगह बाबर को आप ओपनिंग करवाएं तो मेरे ख्याल में वो सूदमंद साबित नहीं होंगे, जिस तरह पहले भट्टी साहब ने कहा था कि वो सूदमंद साबित नहीं होगी, लेकिन प्लेयर पावर के हवाले से फिर क्या कहेंगे आप? प्लेयर पावर की बात एक अलग है और वो बात इसलिए अलग है कि अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गो कि हमारी पाकिस्तान टीम इस चीज़ से दूर नहीं रह सकती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही जिसको हम जाहिर करेंगे भाई ऐसा हो रहा है, प्लेयर पावर की सिलसिला चल रहा है। अभी जो टीम मैनेजमेंट है वो भी नहीं है, आपकी टीम भी नहीं है, कप्तान यही चाहेगा कि कप्तान को एक अच्छी टीम मिले और मैचेस जीतें, क्योंकि कप्तान ये नहीं चाहेगा कि अभी जो है ना मैं अपनी जो है ना एक अलग मस्जिद बना के बैठ जाऊँ, एक अलग जो है ना वो अपना एक सिलसिला बना के बैठ जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो ग्रुप बंदी है ना ये इस मौके पे नहीं होगी, क्योंकि टीम तश्कील 9 का शिकार है। तश्कील 9 का शिकार है। थोड़ी सी बात है मैं मिक्की आर्थर के हवाले से कर लें, जाफर साहब क्या कहेंगे? इस वक्त अब बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और PCB से उनकी राहें जुदा होती हुई भी नज़र आ रही हैं, क्या वजूहत है बनी है? आप समझते हैं कि क्या अंदर की खबरें हैं जिससे मिक्की आर्थर नाखुश नज़र आ रहे हैं? देखिए सिर्फ मिक्की आर्थर ही नहीं बल्कि जितने गैर मुल्की हमारे कोचेस थे, जो बॉलिंग कोच थे, जो हमारे फील्डिंग कोच थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया और वो कहीं और जाके किसी और की कोचिंग कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए यही होता है कि उनको मैन टीम मिले और उसके टूर्स भी होते हैं, उसमें आपका फैम भी होता है। अब आपको एकेडमी में या आपको जो है ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कौन देख रहा है, क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं? यासिर अरफात तो देख रहे हैं अब, लेकिन न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं वो भी। यासिर अरफात का रोल अगर आप समझ रहे हैं कि मिक्की आर्थर जैसा है तो माजरत चाहता हूँ, मिक्की आर्थर एक बड़े कोच हैं
और कौमी टीम के कोच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के कोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका उनका जो एक विजन है वो एक अलग है। और आप यासिर अरफात को उनसे ना मिलाएं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इन जैसे कोच का बड़ा किरदार होता है अगर ये काम करना चाहें। वही बात है कि कोई ये नहीं चाहेगा क्योंकि दूसरे असाइनमेंट अगर कोई टीम बड़ी बुला रही है इनको तो ये ऑब्वियसली उसको तरजीह देंगे बजाय कि पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस सेंटर को तरजीह दें। क्या कहेंगे जावेद साहब मिकी आर्थर के हवाले से? देखिए, मिक्की आर्थर का जो किरदार है वो बहुत अहम है, वो हमें पता है, बहुत अहम किरदार था। जिस तरीके से उनको डायरेक्टर बनाया हुआ था कोचिंग स्टाफ का, देखिए जो जो स्टाफ था, जैसे बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच सब चले गए, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि लाहौर आके, पाकिस्तान आके जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जो है वहाँ लड़कों को तैयार करें। इन देखिए जाफर भाई ने जिस तरीके से कहा, देखें मैन टीम के साथ टूर्स होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाना होता है, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे गोरे के यहाँ आकर हमारे लड़कों को हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर। और देखें असल मसला ये है कि इनका जो मुआहिदा है, जब तक इनका मुआहिदा है, इनका मुआहिदा तो चलना ही है, वो आए या ना आए। और जिस तरीके से आपको पता नजम सेठी साहब से इनके सारे जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे उनके साथ हुए, तो ये नई मैनेजमेंट के साथ ये बिल्कुल मिसफिट है। और मैं नहीं देख रहा कि मिक्की आर्थर मुस्तकबिल में पाकिस्तान आकर यहाँ कोचिंग करें। जाफर साहब, रिजवान को वाइस कप्तान बना दिया गया है। आप समझते हैं किसी नौजवान खिलाड़ी को आप गुरुम कर लेते हैं? आपके साथ इस वक्त टीम के साथ बहुत से नौजवान प्लेयर्स मौजूद हैं। देखिए, वाइस कप्तान ऑब्वियसली आपके टीम सेलेक्टर जो है आपका वो बनाता है और मशवरा लिया होगा कप्तान से कि भाई आपको कौन ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि भाई किसके साथ आप जो है ना कॉम्बिनेशन और किस तरीके से आप बात कर सकते हैं, किसके साथ आप ज़्यादा फ्रीली आप जो है ना टीम को चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एज ए सीनियर होने के नाते आपका रिजवान कोई बुरा ऑप्शन नहीं है वाइस कप्तानी के लिए, क्योंकि कप्तानी के असल होता है कप्तान, वो तो आपने एक नए खिलाड़ी को दे दिया है। तो मेरे ख्याल में अगर वाइस कप्तान आपका सीनियर है और आपके साथ जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा मशवरे उसके ज़्यादा अच्छा सूदमंद साबित हो सकते हैं। चलें, ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है, हमारी भी ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा सूदमंद साबित हो। लेकिन दूसरी तरफ है बाज़ खबरें भी गर्दिश करती जा रही हैं वहाब रियाज के हवाले से, क्या कहेंगे? वहाब रियाज के हवाले से किस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं? ओहदा छोड़ने की। नहीं, ओहदा देखें बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट है ना, देखें बहुत सारी चीज़ों में है। अब जिस तरह वहाब रियाज हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने कह सकता है कि भाई मैं इस ओहदे पे नहीं रहना चाहता। वैसे भी उनके कंधों पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, वो वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं पंजाब के और दीगर भी जिम्मेदारियां। एक सेलेक्टर का काम ये होता है कि वो ग्राउंड में जाके मैचेस भी देखें, उन पे नए टैलेंट को भी उभार के सामने लेकर आए जिस तरह माजी के सेलेक्टर्स करते रहे। इसके अलावा जो अगर आप सीनियर्स की बात करेंगे, जितने हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं वो यही बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो टीम है, इस टीम में और कोचेस में और सेलेक्टर्स में कम से कम जो है ना 12 से 15 साल का वक्फा होना चाहिए ताकि ये जो रिस्पेक्ट लेवल है ना ये कायम रहे। अब ये वही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो अभी 8 दिन पहले जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी है वो अब सेलेक्टर लग गए और जिन्होंने जो अभी खेल रहे हैं वो उनके साथ खेल चुके हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है खिलाड़ियों में और कोचेस में और सेलेक्टर्स में। तो ये मसाइल तो उजागर होंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो सबसे ज्यादा मसाइल ही जो है ये गैप ना आने की वजह से हो रहे हैं। ये सब एक साथ खेलने वाले लड़के थे, आपने किसी को चीफ सिलेक्टर बना दिया, किसी को आपने डायरेक्टर बना दिया, तो ये सब साथ खेलने वाले, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं चलती। जाहिर है एक टीम में खेलते हैं तो कभी ऊपर नीचे तो सारी चीजें होती है, तो ये चीजें फिर जो है अंदर से निकलती है एक दूसरे के। ये जाफर भाई का बिल्कुल कहना 100% दुरुस्त है कि कम से कम 10 से 15 साल का गैप हो, वो प्लेयर्स आए क्रिकेटर ही आए, क्योंकि शोभा क्रिकेट का है तो साबिक क्रिकेटर्स ही आए और पाकिस्तान से ही आए। लेकिन ना के साथ खेलने वाले जब आ जाते हैं ना तो इसमें बहुत से मसले मसाइल होते हैं। कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं आप? ऑब्वियसली भट्टी साहब ने बिल्कुल सही कहा। यही बात है कि आपके डिफरेंस ज़्यादा होते हैं। अब आप देखें ना, जिस तरह सलाउद्दीन सल्लू थे चीफ सेलेक्टर, उन्होंने अब उनकी डोमेस्टिक पे बड़ी गहरी नज़र थी। जिस तरह तौसीफ साहब अभी भी ग्राउंड में होते हैं अक्सर। तो ये वो जो लेजेंड्स हैं हमारे, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है। मिसबाह उल हक को कौन लेकर आए थे? ये सलाउद्दीन सल्लू ही लेकर आए थे। और ये आप देखें कि वो डोमेस्टिक से
टेस्ट क्रिकेट से, डोमेस्टिक के 4 डे क्रिकेट से आप फौरन ही आपने वर्ल्ड कप के लिए उनको सेलेक्ट किया और परफॉर्मेंस देखने 2007 में मिसबा ने किस तरह की आउट क्लास परफॉर्मेंस बिल्कुल, देखी। आउट क्लास तो यही बात होती है, जो एक निगाह होती है ना, इनकी बड़ी ऊपर से देख रहे होते हैं, इनका तजर्बा से बहुत होती है। पाकिस्तानी तमाम ही प्लेयर्स देखें तो जो टेस्ट टीम के रुकन थे वो वापस है पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आप समझते हैं इस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट जारी है, उनको किसी न किसी डिपार्टमेंट ने हायर किया होगा, तो वहां से खेलने को अब वो ज़्यादा तरजीह दे तो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है। देखें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो जारी है, ट्रॉफी जो जारी है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो पलड़ा भारी है वो SNGPL का है, जिसमें तकरीबन 6 से 7 टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं। इसी तरह बाकी जितनी टीमें हैं उनके भी जो है ना, इनके आपके जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं ये सारे खिलाड़ी, उनको भी आके अब अपनी टीम को ज्वाइन करना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अब ये जो नई तश्कीलें नो हुई है ना टीमें, इसकी वजह से एक नुकसान बड़ा हुआ है कि जितने प्लेयर्स थे मौजूद नहीं थे, आपने फटाफट करके जो है ना वो ट्रॉफी अनाउंस कर दी और मैचेस शुरू हो गए। तो पहले आपके तमाम वो लड़के मौजूद होने चाहिए थे। ये बात नहीं होती कि भाई आपके डिपार्टमेंटल क्रिकेट बस शुरू हो जाए, शुरू तो हो ही जाती है, कोई भी चीज शुरू करने के लिए कोई वो नहीं होता, लेकिन उसके बड़ी प्लानिंग होती है, तो टीमों को नुकसान भी हो रहा है। वो एक अलग बात है कि टीमें खेल रही हैं, लेकिन वही जो एक टीम है जिसमें ज्यादा टेस्ट क्रिकेटर है वही आगे चल रही है, वही आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।